नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और कैसे इंडोनेशिया हिंदू माइनॉरिटी से मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री बनते जा रहा है। सब कुछ जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जिसका नाम सनातन धर्म के ऋषि ऋषि के नाम पर से पड़ा था। पशुपति पुराण के अनुसार पशुपति जी ने ऋषि नी को हिमालय के दिल में बसने वाले शहर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था, जिसका नाम आगे चलकर नेपाल पड़ा। दोस्तों, नेपाल को 2008 से पहले तक रियल लैंड ऑफ हिंदूज यानी कि असल हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था और नेपाल पर रूल करते थे पृथ्वी नारायण शाह, जो कि एक राजपूत थे और इन्होंने ही नेपाल को स्थापित किया था और आगे चलकर इनके ही वंशज यानी कि शाह डायनेस्टी का नेपाल पर राज था। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की मौत के बाद 2001 में उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बने। और दोस्तों, यही से 240 साल नेपाल पर राज करने वाली शाह डायनेस्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि दोस्तों नेपाल पर 2001 से पहले तक रूल करने वाले वीर विक्रम शाहदेव को उनके ही भाई यानी कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने 5 रॉयल फैमिली के सदस्यों सहित गोली मार दी और उसके बाद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह 4 जून 2001 को नेपाल के राजा बने, जिसके बाद मई 2002 को किंग ज्ञानेंद्र ने पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर जुबा का सपोर्ट किया, लेकिन वही उन्होंने 1999 में इलेक्ट हुई पार्लियामेंट को हटा दिया। जिसके बाद दोस्तों अक्टूबर 2002 को किंग ज्ञानेंद्र ने शेर बहादुर जुबा को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर के पद से डिसमिस कर दिया और फिर 2002 से लेकर 2005 तक के किंग ज्ञानेंद्र ने लगातार 3 प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया, क्योंकि वो इलेक्शंस को होल्ड करने में हर बार फेल हो जा रहे थे और नेपाल में करप्शन और वायलेंस भी अपने पीक पर था। और फाइनली 2005 में किंग ज्ञानेंद्र ने शेर बहादुर जुबा की गवर्नमेंट को दूसरी बार डिसमिस कर दिया, लेकिन इस बार किंग ज्ञानेंद्र ने नेपाल पर डायरेक्ट रूल ऑफ किंग डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब नेपाल पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का कोई राज नहीं रहेगा। अब नेपाल पर केवल किंग ही राज करेगा और सारे राइट्स केवल किंग के ही पास होंगे। और 1 फरवरी 2005 को किंग ज्ञानेंद्र ने नेपाल की पब्लिक से यह वादा किया कि वो नेपाल में इफेक्टिव डेमोक्रेसी और पीस वापस लेकर आएंगे। लेकिन किंग ज्ञानेंद्र की इस डायरेक्ट रूल वाली पॉलिसी ने सिविल वॉर की शुरुआत कर दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और किंग ऑफ नेपाल के बीच। और अप्रैल 2006 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और 7 पार्टी अलायंस ने साथ मिलकर काठमांडू में अंडरग्राउंड तरीके से प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स करवाई किंग ज्ञानेंद्र के इस डायरेक्ट रूल के डिसीजन के खिलाफ, जिसके बाद नेपाल की हालत इतनी खराब हो गई कि किंग ज्ञानेंद्र को नेपाल में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। जिसके बाद 10 जून 2006 को पार्लियामेंट ने किंग के सारे मेजर पावर्स छीन लिए और यही से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल फिर से पावर में आ गई। और 28 मई 2008 के बाद नेपाल पर से राजशाही पूरी तरीके से खत्म हो गई और नेपाल बन गया फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। और अब नेपाल में पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था और जहां कम्युनिस्ट पार्टी हो वहां चाइना ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और इसीलिए भारत का अच्छा माने जाने वाला दोस्त 2008 के बाद से चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने लगा। लेकिन दोस्तों 2021 में जब केपी शर्मा ओली के बाद नए प्राइम मिनिस्टर फिर बने शेर बहादुर जुबा, तब लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि दोस्तों नेपाल के लोगों ने अब देख लिया है कि चाइना ने श्रीलंका के साथ क्या किया। और दोस्तों इसीलिए अब वहां की सारी पार्टीज, वहां के सभी लोग, यहाँ तक के मुस्लिम्स भी ये चाहते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि दोस्तों नेपाल एक सेक्युलर कंट्री है। इसलिए नेपाल में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो बहुत तेजी से लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करते जा रही है। जहां नेपाल में 2011 से पहले 1.41% क्रिश्चियन थे, वही फिगर आज 2021 आते आते 10% का हो चुका है। और दोस्तों इसीलिए नेपाल के मुस्लिम्स भी चाहते हैं कि नेपाल पहले की ही तरह फिर से एक हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि दोस्तों पहले जब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था तब नेपाल में सभी धर्म सुरक्षित थे। और दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से नेपाल की पब्लिक और नेपाल की सरकार भी चाहती है कि नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र बने। अब दोस्तों ये तो हो गई बात नेपाल की। अब हम जानेंगे कि कैसे इंडोनेशिया एक हिंदू माइनॉरिटी से एक मुस्लिम माइनॉरिटी देश बनता जा रहा है। दरअसल दोस्तों इंडोनेशिया में हिंदू धर्म 1st सेंचुरी की शुरुआत में ट्रेडर्स और सेलर्स के थ्रू पहुंचा था। और क्योंकि इंडोनेशिया पर 4th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक केवल हिंदू शासकों का ही राज था, इसलिए इंडोनेशिया में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म बहुत ही तेजी से फैला। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी लोगों को ये बात पता है कि इंडोनेशिया में इस्लामिक आइडियोलॉजी कैसे पहुंची?
आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इस्लामिक आइडियोलॉजी इंडोनेशिया में अरब से पहुंची होगी, लेकिन दोस्तों नहीं, इंडोनेशिया में इस्लामिक आइडियोलॉजी इंडिया से ही पहुंची थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 13th सेंचुरी में इंडिया के गुजरात से कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स इंडोनेशिया में ट्रेड करने के लिए गए, लेकिन वो ट्रेडर्स जैसे ही इंडोनेशिया में पहुंचे, उन्होंने वहां पर इस्लामिक मिशनरीज की शुरुआत कर दी और बहुत तेजी से इंडोनेशिया के लोगों को हिंदू से मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी कारण से इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र से एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। लेकिन दोस्तों, अब इंडोनेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट सुकार्नो की बेटी भी मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो चुकी है। और दोस्तों, इसी तरीके से इंडोनेशिया के लोग भी अपने रूट के साथ वापस से जुड़ रहे हैं और वो वापस से अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी कारण से इंडोनेशिया में फिर से हिंदू और बौद्ध बढ़ रहे हैं।